हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी से यानी कि भारतीय राज्यव्यवस्था से संसदीय समितियां यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटीज। पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में इस लेक्चर में हम देखेंगे वो किस तरीके से जांचें करती हैं और किस तरीके से उस पर अध्ययन करती हैं और कौन कौन सी रिपोर्टें प्रस्तुत करती हैं और संसद के कार्य को किस तरीके से वो प्रभावी बनाती हैं। ये लेक्चर आपके लिए यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके PSC हो, दोनों एग्जाम्स के लिए जो पॉलिटी का सेक्शन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। संसदीय समितियां, तो किसी भी लेक्चर को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसका इसेंस क्या है। तो संसदीय समितियां यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटीज, तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी तो वो समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए दिमाग में। तो संसद क्या है, संसद के पास क्या होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। स्पेसिफिकली यानी कि पार्लियामेंट क्या करती है, आपका लॉ यानी कि कानून बनाती है, उन कानूनों पर डिस्कशन होता है, विभिन्न योजनाएं बनाती है, उन योजनाओं पर डिस्कशन होता है। तो इस तरीके से क्या है, संसद के पास बहुत सारे काम है, यानी कि देश को चलाने के लिए संसद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए संसद क्या है, एक बहुत बड़ी और भारी भरकम संस्था है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। और उसके कार्य क्या है, विविध, जटिल और व्यापक होते हैं। तो इसीलिए क्या होती है, संसद सारे काम नहीं कर सकती। ऊपर से क्या होता है, समय का अभाव होता है, क्योंकि संसद के पास क्या होता है, देखो जैसे क्या होते हैं सेशन जो चलते हैं, बजट सत्र आता है, ऐसे ही मानसून सत्र आता है, और ऐसे ही क्या होता है उसके बाद आपका शीतकालीन सत्र आता है यानी कि विंटर सेशन आता है। 3 सेशन होते हैं, उसमें भी आधे टाइम कभी विपक्षी बॉयकॉट कर देता है, कभी कुछ मुद्दे उठ जाते हैं, कभी इस तरीके की चीज़ें चलती हैं, तो समय का अभाव होता है। इसलिए क्या होता है, संसद के कार्य प्रभावी ढंग से निष्पादित नहीं हो पाते। तो इसीलिए सभी विषयों पर संसद क्या कर सकती है, खुद से काम नहीं कर सकती। इसीलिए क्या करती है, वो पर्याप्त समय नहीं होता, साथ ही साथ इसलिए विशेषज्ञता भी नहीं होती साथ ही साथ। जैसा कि हम जानते हैं संसद में जो हमारे नेता हैं वो कितने एक्सपर्ट हैं ये हमें पता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, संसद के पास एक स्पेसिफिक विशेषज्ञता नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है किसी चीज़ में। तो इन सब जो प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए या इनका निपटान करने के लिए संसदीय समितियों का कॉन्सेप्ट लिया गया है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है, ये भी पता होना चाहिए आपको। यानी कि ब्रिटेन के संविधान से बोल सकते हैं, ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया गया है। तो संसदीय समितियां संसद को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता करती हैं, यानी कि हेल्प करती हैं। संविधान में अगर संसदीय समितियों की बात करें तो इनका उल्लेख अलग अलग स्थानों पर किया गया है, लेकिन इनके लिए कोई स्पेसिफिक कार्यकाल, कार्य और संरचना की कोई विशेष प्रावधान नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनसे जुड़े सारे मामलों का निपटारा लोकसभा और राज्यसभा के नियमों के अनुसार किया जाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में ही अधिकतर बनाई जाती है और वहीं इनका निपटान भी किया जाता है। कुछ विधानसभा में भी बनती है, बट बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा में अधिकांश जो बनती है और इसके नियमों के तहत ही क्या बनाई जाती है, संसदीय समितियां बनाई जाती है। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो सभापति, लोकसभा में अध्यक्ष में और राज्यसभा में सभापति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और उन्हीं के निर्देशानुसार ये संसदीय समितियां कार्य करती हैं। आगे देखते हैं, जो ये संसदीय समितियां हैं इनके वर्गीकरण की बात करें तो स्पेशली 2 तरीके की होती है। एक स्थायी होती हैं जिनको स्टैंडिंग कमेटी बोला जाता है, दूसरी होती है अस्थायी जिनको क्या बोला जाता है, एड हॉक कमेटीज बोला जाता है। स्थायी समितियां जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये क्या होती है, स्थायी प्रकृति की होती हैं, यानी कि परमानेंट नेचर की होती हैं और ये कंटिन्यूसली चलते रहती हैं, इनको मतलब बंद नहीं किया जाता है और ये नियमित कार्य करती रहती हैं। एड हॉक क्या होती है, किसी विशेष उद्देश्य की लिए गठित की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई देश में मुद्दा उठ रहा है, उस मुद्दे पे क्या करना है, संसद को कुछ स्पेसिफिक फोकस देना है और उसके लिए क्या है, कुछ एक्सपर्टीज की ज़रूरत है और उस मुद्दे को क्या करना है, देश हित में उसको बहुत ज़रूरी है उसको कंप्लीट करना, या उससे रिलेटेड जितने भी सारे इश्यू हैं उनको रिजॉल्व करना देश हित के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, एड हॉक कमेटीज बना देंगे, अस्थायी समितियाँ बनाएंगे, और जैसे ही कार्य पूरा होगा, वो उसका फंक्शन पूरा जैसे ही हुआ तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, स्थायी और अस्थायी में ये फ़र्क होता है। अब इसके लाभ क्या होते हैं, संसदीय समितियां जब बन जाती है तो इसके लाभ क्या होते हैं। पहली चीज तो कार्यों का क्या होता है, विशेषज्ञ अध्ययन, यानी कि एक्सपर्टीज आ जाती है। तो उस पर जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट लोग क्या हैं उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इकोनॉमी से रिलेटेड है, जैसे इंडिया का क्या है, रुपीज क्या है, गिरता जा रहा है, यानी कि रुपीज की वैल्यू डाउन होती जा रही है। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी इस तरीके की एक बना दी जाएगी, जिसमें क्या होंगे, इकोनॉमी के एक्सपर्ट होंगे, वो बताएंगे कि हम रुपी को गिरने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन कौन से हम उसमें एक तरीके से बोल सकते हैं कि कौन कौन से हम उपाय ला सकते हैं और कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा निकाली जा सकती है जिससे इसको रोका जा सके। ये सब इस तरीके से काम चलता है, और जैसे ही क्या हुआ, स्टेबिलिटी आ गई, सब कुछ हो गया, तो इनको खत्म कर दिया जा सकता है। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। विधेयकों, जैसे कोई विधेयक पास करा संसद ने,
उन विधेयकों की गहन जांच कि वो विधेयक सही है या नहीं है, उन पे सरकार की मंशा क्या है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उनकी गहन जांच की जाती है, ये सब चीज़ें चलती हैं। दूसरा, संसद के कार्यभार को कम करना, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि संसद के पास बहुत सारा काम है। प्रशासन की बेहतर निगरानी के लिए, कभी कभी क्या होता है कि उसका आउटपुट किस तरीके से आएगा, उसकी निगरानी किस तरीके से की जाएगी, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। साथ ही साथ नीति निर्माण को अधिक प्रभावी बनाना, बेसिकली क्या है, जनता के लिए काम करना, सरकार की जो नीतियां हैं उसको इफेक्टिव बनाना, ये सब काम क्या होता है संसदीय समितियों का। अगर संसदीय समितियों की बात करें तो ये संविधान के तहत इनको जो पावर है, यानी कि संविधान के तहत संसदीय समितियां कौन कौन से अनुच्छेद के तहत बनाई जाती हैं, तो 2 अनुच्छेदों से ये अपना अधिकार प्राप्त करती हैं। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 105 के तहत क्या होता है, संसद के अधिकार और विशेषाधिकार जो होते हैं उनके तहत संसदीय समितियों में कुछ स्पेसिफिक प्रावधान किए जा सकते हैं। और अनुच्छेद 118 के तहत उसका कार्य संचालन और विनियमन किस तरीके से होगा ये बताया जाता है अनुच्छेद 118 के तहत। आगे देखते हैं। अब जो संसदीय समितियां हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी की समितियां हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियां यानी कि जिनको फाइनेंशियल कमेटी भी बोला जाता है, वित्तीय समिति। तो इसमें सब जो है ये सारी की सारी जो वित्तीय समितियां हैं ये जनरली क्या होती है, स्थायी नेचर की होती है, यानी कि परमानेंट नेचर की होती है। तो इसमें सबसे पहले है सबसे इंपॉर्टेंट लोक लेखा समिति, यानी कि जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी बोला जाता है, PAC। इसमें इसका जो अध्यक्ष होता है, जनरली ये प्रथा रही है कि जो विपक्ष का लीडर होगा उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ये प्रथा है, कोई रूल नहीं है, बाकी अध्यक्ष की जो मंशा होगी उसके अकॉर्डिंग ये बना सकते हैं। अब इसकी स्थापना जो है सबसे पहले कब की गई थी, 1921 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। उसी के तहत सबसे पहले लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में की गई थी। और इसके सदस्य, कितने सदस्य होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है, पहले कब बनी, कौन से अधिनियम के तहत बनी, और इसमें कितने सदस्य लोकसभा से होते हैं, कितने राज्यसभा से होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कुल सदस्य कितने होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुल सदस्य होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22, जिसमें से लोकसभा से होते हैं 15 और राज्यसभा से होते हैं 7। इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका कार्य क्या होता है, कैग। कैग संबंधित है किससे, पब्लिक अकाउंट कमेटी से। अभी देखेंगे हम कैग के बारे में। कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं जिसे। ये क्या करता है, लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच करता है। बेसिकली ऑडिट की बात हो रही है यहाँ पे, ऑडिट की जांच करता है, यानी कि जो वित्तीय मामले होते हैं, जो बिल्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन होता है, उसकी जांच करता है कौन, कैग। तो ये कैग की हेल्प करती है। साथ ही साथ ये क्या करती है, जो सरकार व्यय कर रही है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे सरकार ने बजट बनाया, बजट में बोला कि हमें इस बार 1,00,000 करोड़ इस योजना पे खर्च करने, फॉर एग्जांपल एक्स योजना पे खर्च करने, तो वो जो व्यय है उसकी वैधता कि वो सही जगह हो रहे हैं खर्च, और उस पर ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, उस तरीके की समीक्षा करती है कौन, पब्लिक अकाउंट कमेटी। यानी कि पब्लिक के अकाउंट की ये क्या करती है, जांच रखती है, और साथ ही साथ कैग की हेल्प करती है। इसीलिए इस समिति को क्या बोला जाता है, कैग के लिए मार्गदर्शक और दार्शनिक बोला जाता है, यानी कि गाइड, फिलोसोफर और फ्रेंड बोला जाता है कैग का। कैग का गाइड, फिलोसोफर और फ्रेंड कौन है, PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। कैग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसका विश्लेषण PAC ही करती है। कैग जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति के समक्ष रखता है या राज्यपाल के समक्ष रखता है, अगर स्टेट से संबंधित है, और अगर केंद्र से संबंधित है तो राष्ट्रपति के समक्ष रखता है, जिसका विश्लेषण कौन करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी ही करती है। अब कैग के बारे में आ रखा है तो कैग इंपॉर्टेंट है, कैग से आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, तो कैग को डिस्कस कर लेते हैं। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका उल्लेख संविधान में कहा है, संविधान के भाग 5 में, भाग 5 के अध्याय 5 में। जैसे अलग अलग जो भाग होते हैं उसके अंदर चैप्टर भी होते हैं। अब क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे जा रहे हैं, अभी तक पूछा जाता है कि कौन से भाग में है, आप थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं तो उस भाग के कौन से अध्याय में। तो भाग 5 के अध्याय 5 में कैग के बारे में, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, 148 से लेके 151 तक है आपका कैग का उल्लेख। तो 148 में क्या है, कैग की नियुक्ति, शपथ एवं पद से हटाना। कैग की नियुक्ति यानी कि कैग कौन होगा, उसकी नियुक्ति, उसकी शपथ और पद से हटाने की प्रक्रिया दी गई 148 में। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा, इंपोर्टेंट फैक्ट। और हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से ये किया जाता है, यानी कि एक तरीके से महाभियोग का कॉन्सेप्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का भी।
जैसे राष्ट्रपति का होता है उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में भी क्या होता है, उसके न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। और इनके अपॉइंटमेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए क्या होता है, कोलोजियम सिस्टम होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 149 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 149 में कैग के कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज और पावर्स दे रखी हैं 149 में, संसद के द्वारा निर्धारित करते हो सकते हैं। और साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का लेखा परीक्षण यानी कि ऑडिट करने की पावर दे रखी है। अनुच्छेद 150 में क्या दे रखा है, खातों का प्रारूप यानी कि खातों का एक तरीके से बोल सकते हैं कि किस तरीके से उनका प्रारूप होगा, उनका ड्राफ्ट कैसे होगा, ड्राफ्ट ऑफ अकाउंट्स, ये बात करता है 150 में। और कैग की सलाह पर ही किया जाता है। ठीक है, केंद्र और राज्य के खातों का जो प्रारूप होगा वो कैग की सलाह पर ही लिया जाता है। और 151 में क्या है, कैग की रिपोर्ट, अल्टीमेटली जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो किसके समक्ष से रखी जाती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के समक्ष से रखी जाती है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, संसद में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा और राज्यपाल राज्य विधानमंडल में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा। तो ये हो गया कैग के बारे में, ध्यान रखिएगा। दूसरी कमेटी है हमारी कौन सी, प्राक्कलन कमेटी, इंपोर्टेंट कमेटी, ये भी एक फाइनेंस कमेटी है। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद इसकी पुनः स्थापना की गई थी 1950 में। और किसकी सिफारिश पर, जॉन मथाई की कमेटी की सिफारिश पर। जॉन मथाई कमेटी, ध्यान रखिएगा, किससे है, एस्टिमेट कमेटी से। इसके कुल सदस्य कितने होते हैं, 30 होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से आते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का कोई रोल नहीं। 1956 में इसकी सदस्य संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी थी, पहले क्या थी, 25 थी। 1921 से लेकर 1950 तक की, 55 तक ये क्या रही थी, 25 रही थी, फिर 30 कर दी। इसका कार्य क्या होता है, बजट में शामिल जो अनुमान होते हैं, एस्टिमेट्स होते हैं, उनकी जांच करना, एस्टिमेट्स की जांच करती है, इसलिए एस्टिमेट कमेटी नाम है। और प्रशासन में जो मितव्ययिता है और दक्षता सुझाना इसका एक काम होता है। और ध्यान दीजिएगा, जो भी ये समितियां होती हैं, इनके जो सुझाव होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो सरकार को मानने ही मानने हैं, ये क्या होते हैं, एडवाइजरी होते हैं, मतलब कि सुझाव है, मतलब उनको माने ना माने वो गवर्नमेंट की इच्छा है। हाँ, ये सुझाव देने के लिए कमेटियां जरूर बनाई जाती हैं। जनरली मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि मानना ही मानना है, और सरकार को सही नहीं लगेगा तो नहीं मानेगी, इस तरीके की चीजें चलती हैं। ऐसे ही अगली कमेटी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, COPU। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी कृष्णा मेनन की सिफारिश पर। कृष्णा मेनन समिति बनी थी किसके लिए, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए, यानी कि सार्वजनिक उपक्रम समिति के लिए। इसके कुल सदस्य कितने होते हैं, 22 होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। जैसा PAC में, पब्लिक अकाउंट कमेटी में सदस्यों का वही है इसमें भी। 1974 में इसके सदस्य पहले 15 थे, फिर 22 कर दिए गए, जो अभी है, अभी 22 है। इसका अध्यक्ष केवल लोकसभा से होता है, ये ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट चीज, इसका अध्यक्ष केवल लोकसभा से होता है। इसका कार्य क्या है, सार्वजनिक उपक्रम के रिपोर्ट एवं खातों की जांच करना। जो पब्लिक PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, उनके रिपोर्ट और खातों की जांच करना। जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आपका क्या जाएंगे, जैसे आपके BPCL और आपका ये HPCL, ये जो नवरत्न महारत्न कंपनियां होती हैं, ये हो गई, LIC हो गई, ये सब, इनके रिपोर्ट एंड खातों की जांच करना, बेसिकली ऑडिट करना, ये सब चीज़ें सार्वजनिक उपक्रम समिति का काम होता है। फिर जो है, अभी हमने सारी की सारी वित्तीय समितियां देखी, इनमें क्या होती है, कॉमन विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी, चुनाव पद्धति किस तरीके से होती है, आनुपातिक चुनाव प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी मत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी मत, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत इसकी चुनाव किया जाता है। इसके अध्यक्ष का बेसिकली जो चुने जाते हैं लोग, वो इस तरीके से चुने जाते हैं। और अध्यक्ष जो आपका लोकसभा का है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा, उसकी सिफारिश पे इस तरीके से मनोनीत किया जाएगा इसका अध्यक्ष। और नियुक्ति कौन करते हैं, सदन के निर्वाचित और नियुक्त लोग, निर्वाचित और नियुक्त दोनों। अध्यक्ष और सभापति द्वारा जो भी होगा मनोनीत किए जाएंगे, वो चुन लिए जाएंगे। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सारी की सारी जो वित्तीय समितियां अभी तक हमने देखी, उन सबका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और ध्यान दीजिएगा, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता, यानी मंत्री की बात यहाँ पे हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी विदेश मंत्री कौन है, S जयशंकर, वो इसके सदस्य नहीं होंगे। मतलब जो इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रखा है, वो इसका सदस्य नहीं होगा। अन्य लोग इसके सदस्य हो सकते हैं, केवल निजी सदस्य यानी कि प्राइवेट मेंबर ही इसके सदस्य हो सकते हैं। जैसे हमारे के पास क्या है, सांसद क्या है, काफ़ी सारे हैं, 530 550 जो है आपके पास रहते हैं। ठीक है, जैसे वैसे 552 थी पहले, अब 550 हो गए। 550 में जैसे फॉर एग्जांपल 530 के आसपास अभी आपके क्या हैं, सांसद हैं, MP हैं। तो उसमें से जो कैबिनेट जिनको मिली है वो मंत्री नहीं होंगे, बाकी अदर जो होंगे, बच्चे बहुत सारे होते हैं। कैबिनेट तो किसी को ही मिलते हैं, 20-25 मंत्री होते हैं जो टोटल कैबिनेट राज्य प्रभार या स्वतंत्र प्रभार से लेके चलते हैं। ठीक है, बाकी क्या होते हैं बच्चे वाले, वो इसके मेंबर हो सकते हैं। ये बस ये समझाना चाह रहा था मैं इसमें। ठीक है,
फिर इसी तरीके से क्या होती है, कुछ विभागीय स्थायी समितियां भी होती हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, यानी कि स्थायी समितियों की बात हो रही है। कुल 24 तरीके की समितियां हैं अभी तक बनाई गई हैं, जिसमें ध्यान दीजिएगा कुल सदस्य कितने होते हैं विभागीय स्थायी समितियों में, 31, जिसमें से 21 लोकसभा से होंगे, 10 राज्यसभा से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इन समितियों के अध्यक्षों की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष निम्न समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन कौन से? कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, ये लोकसभा अध्यक्ष इनके अध्यक्ष होते हैं। उपसभापति की विशेष पहचान, यानी कि डिप्टी स्पीकर कौन होता है? जिस समिति के सदस्य होते हैं उसके स्वतः अध्यक्ष बन जाते हैं, यानी कि डिप्टी स्पीकर अगर किसी का सदस्य होगा तो अध्यक्ष भी बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल निजी सदस्य विधेयक समिति जो होती है उसका डिप्टी स्पीकर एक सदस्य होता है तो वो अध्यक्ष बन जाएगा, इस तरीके से। फिर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट कमेटियां होती हैं, उनमें से एक है आचार समिति, ये भी ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। एथिक्स कमेटी, ये एथिक्स की जांच करती है, तो ये राज्यसभा में भी होती है, लोकसभा में भी होती है और विधानसभा में भी ये बनाई जाती है। राज्यसभा में जो होती है वो स्थायी नेचर की होती है, यानी कि परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? सांसदों के नैतिक आचरण, सदाचार और संसदीय गरिमा को बनाए रखने को देखना, ऑब्जर्व करना। सबसे पहले 1992 में दिल्ली में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस समिति के गठन का सुझाव दिया गया था। फिर 4 मार्च 1997 से राज्यसभा में पहली बार आचार समिति का गठन किया गया। फिर 30 मई 1997 को इसको स्थायी समिति का दर्जा मिल गया। बस बेसिकली ये ध्यान रखिएगा, 1992 में इसका सुझाव दिया गया था, 1997 में स्थायी समिति बना दी गई थी। इसकी संरचना क्या होती है? कुल सदस्य होते हैं इसमें 10। चयनकर्ता कौन होता है? राज्यसभा के सभापति। अब तक ये 10 रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है, ये बेसिकली बस एडिशनल फैक्ट है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखिएगा इसमें 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा की आचार समिति में। अगले देखते हैं लोकसभा की आचार समिति। ये भी क्या करेगी? लोकसभा में जो आचार व्यवहार है उसका आकलन करेगी और उसके अकॉर्डिंग ये अपने डिसीजन या बेसिकली सुझाव देगी। लोकसभा की आचार समिति तदर्थ समिति होती है। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा की क्या है? परमानेंट है, ये क्या है? एडॉक है, यानी कि परमानेंट नहीं है। इसका गठन 16 मई 2000 को पहली बार किया गया था। इसकी सदर संरचना में क्या है? 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 10 थे। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। चयनकर्ता लोकसभा अध्यक्ष, वहाँ कौन थे? राज्यसभा अध्यक्ष, यानी कि सभापति जो होते हैं। कार्य क्या होते हैं? समिति के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? आचार संहिता का निर्माण, सांसदों के नैतिक आचरण की निगरानी करना, शिकायतों की जांच पड़ताल, संसदीय गरिमा को बनाए रखना, वही बेसिक कार्य जो आचार संहिता से संबंधित होते हैं, यानी कि आचार व्यवहार से संबंधित होते हैं। ऐसे विधानसभाओं में बनाई जाती हैं आचार समितियां। सबसे पहले बनाई गई थी छत्तीसगढ़ में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। सबसे पहले विधानसभा में कौन सी विधानसभा थी? छत्तीसगढ़ विधानसभा। फिर उसके बाद बिहार विधानसभा में बनाई गई 2010 में, ठीक है, बस ये याद रख लेना। और इसमें क्या होता है? संसद सदन में सदस्यों का आचरण, वही अध्ययन यात्राओं में व्यवहार के बाद शिष्टमंडल वार्ता संबंधी नियम कानून फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो संसद का जो डेकोरम है या विधानसभा का जो डेकोरम है उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें चलती हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र विधानसभा ने भी बनाई, जिसमें 19 सदस्यीय आचार समिति का गठन किया गया, वही आचरण एवं कार्यप्रणाली निगरानी पर, यानी कि सबसे पहले कहाँ बनी? छत्तीसगढ़ में, ये याद रखिएगा, विधानसभा में। फिर कुछ जो समितियां बनी थी आचार संहिता से संबंधित, यानी कि आचार समिति जो बनी थी उन्होंने कुछ दंडात्मक कार्यवाही की गई, यानी कि कुछ पनिशमेंट दी गई, वो कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। जैसे एच.जी. मुदगल मामला हुआ था 1951 में, जिसमें लोकसभा से निष्कासन किया गया था एच.जी. मुदगल मामले में। ऐसे ही सुब्रमण्यम स्वामी मामला हुआ था जिनका राज्यसभा से निष्कासन कर दिया था क्योंकि उन्होंने अमर्यादित आचरण करा था, 1976 की बात है। इंदिरा गांधी का, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जब इमरजेंसी लगाई थी 1975 से लेकर 77 तक, तो उसमें क्या करा, उन पे इस तरीके से आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे और लोकसभा से उनको निष्कासित कर दिया गया था। एक प्राइम मिनिस्टर को निष्कासित करा था, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे कैश फॉर क्वेश्चन मामला, यानी कि करप्शन के, देखो किस तरीके से पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले, मतलब कि कोई मुद्दे हैं उसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं, उसके बाद प्रश्न पूछे जा रहे हैं संसद में। दिसंबर 2005 में ऐसी घटना हुई थी, तो इसके तहत 11 सांसद निष्कासित कर दिए गए थे। ऐसे विजय माल्या साहब भी हमारे क्या थे, 2016 में संसद के सदस्य थे, राज्यसभा से निष्कासन किया गया। उस समय जो मुद्दे चल रहे थे, किंगफिशर पे चीज़ें, चार्जेस चल रहे थे, ये सब चीज़ें हुई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, ये जस्ट थोड़ा सा इससे कभी कुछ क्वेश्चन बन गया तो मैंने इसलिए बता दिए। ऐसे ही राज्यसभा की क्या होती है? विभाग संबंधित स्थायी समितियां होती हैं कुछ स्पेसिफिक, थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी होती है? वाणिज्य समिति की, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये राज्यसभा के अंतर्गत है, लोकसभा के, विधानसभा के, या इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो राज्यसभा से कौन कौन सी है? वाणिज्य समिति राज्यसभा की, गृह समिति, ध्यान दीजिएगा, गृह समिति राज्यसभा बनाती है, मानव संसाधन समिति राज्यसभा बनाती है, उद्योग समिति राज्यसभा, विज्ञान एवं पर्यावरण राज्यसभा, परिवहन राज्यसभा, स्वास्थ्य राज्यसभा, कार्मिक एवं विधि समिति राज्यसभा। वाणिज्य के अंदर वाणिज्य उद्योग आ गया, गृह के अंदर गृह, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय विकास, नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ ईस्ट के विकास की बात हो रही है। मानव संसाधन में शिक्षा और खेल, उद्योग में भारी उद्योग, लघु उद्योग, विज्ञान पर्यावरण में अंतरिक्ष से, स्पेस से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित हो गए। परिवहन में उड्डयन, सड़क जो भी है, जहाजरानी मंत्रालय, और साथ साथ संस्कृति से संबंधित भी राज्यसभा बनाती है। स्वास्थ्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए भी राज्यसभा बनाती है। ऐसे ही विधि यानी कि जो हमारा क्या है, कानून के बारे में, लोक शिकायत और पेंशन के बारे में, ये कार्मिक एवं विधि से जो संबंधित समिति होती है, ये भी राज्यसभा की स्थायी समितियां होती हैं, जो विभागीय स्थायी समितियां होती हैं। ऐसे ही कुछ लोकसभा की होती हैं, बस इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे कृषि समिति होगी, आईटी समिति होगी, रक्षा समिति होगी, डिफेंस वाली समिति किससे संबंधित है, लोकसभा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ऊर्जा समिति यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा वाली कौन सी है, राज्यसभा से, नवीकरणीय ऊर्जा वाली लोकसभा से। ऐसे विदेश समिति, फॉरेन से संबंधित जो होती है, विदेश और प्रवासी भारतीयों से, ये लोकसभा के अंतर्गत बनाई जाती है। ऐसे वित्त समिति, वित्त और कंपनी मामले और सांख्यिकी जिसके अंतर्गत आते हैं, वो लोकसभा में। खाद्य समिति, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, खाद्य सुरक्षा, ये सब लोकसभा में। श्रम समिति, श्रम और वस्त्र से संबंधित। पेट्रोलियम समिति, रेल समिति, ये भी लोकसभा से। नगर विकास समिति, जल संसाधन समिति, रसायन समिति, ग्रामीण विकास समिति, कोयला एवं इस्पात समिति, सामाजिक एवं न्याय समिति, ये सब क्या है, लोकसभा के अंतर्गत विभागीय स्थायी समितियों की कुछ हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो इस तरीके से हमने पार्लियामेंट्री कमिटीज देखी। इस लेक्चर को 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आसानी से सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।